हेलो, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के लेक्चर 5 पर डिस्कस करेंगे, जिस लेक्चर 5 के अंतर्गत हमें क्रिस्टल के घनत्व के बारे में सीखना है कि क्रिस्टल का घनत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और क्रिस्टल के डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूला को प्राप्त करते हुए एनसीईआरटी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करके आगे बढ़ना है। तो उसी कड़ी में चलिए आज हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इकाई सेल का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगा। तो जनरली सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डेंसिटी होता क्या है, घनत्व क्या होता है। तो घनत्व का डेफिनेशन जनरल तौर पर आपको पता है, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को आप घनत्व कहते हैं। तो उसी को हम डेफिनेशन के तौर पर अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा प्रति एकांक मतलब एक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहेंगे, द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, घनत्व कहेंगे। ठीक है, अर्थात अब चूंकि ये सब व्याख्या हमें करना किसके लिए है, तो इकाई सेल के लिए करना है ना। तो अर्थात इकाई सेल का घनत्व बराबर यानी डी इकाई सेल बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान। तो हम यहाँ कर लेंगे इकाई सेल का द्रव्यमान, हम मान लेते हैं कि इकाई सेल का द्रव्यमान m है बटा इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल का आयतन भी हम मान लेते हैं v है और इसे हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि हमारे पास इकाई सेल का द्रव्यमान और आयतन का वैल्यू पता हो जाए तो इसमें पुट कर देंगे, इकाई सेल का डेंसिटी निकल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने एक इकाई सेल को ड्रॉ कर लेना है, इकाई सेल के चित्र को देख लेना है और चित्र के बाद कुछ स्थिति को मान देना है और उसके अकॉर्डिंग टू हमें काम कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये इकाई सेल हमारा बनके तैयार हो गया। अब इस इकाई सेल में जो प्रत्येक साइड की लंबाई है वो साइड की लंबाई हमने ये मान दिया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, माना कि क्या माना भाई, माना कि इकाई सेल के भुजा की लंबाई क्या है, तो भुजा की लंबाई स्मॉल a। ठीक है, परमाणविक द्रव्यमान कैपिटल A। परमाणु कितना है, तो परमाणु की संख्या Z, घनत्व D एवं आयतन V है। ये सारे के सारे चीजें हमने मान लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग तो हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकाई सेल के आयतन के ऊपर कि इसका गणना कैसे करेंगे। चूंकि इकाई सेल का आयतन किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ कर लेंगे इकाई सेल का आयतन बराबर घन का आयतन। काहे घन का आयतन हो, क्योंकि इकाई सेल जो है घनाकार है, इसलिए इकाई सेल का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा की, और भुजा की लंबाई हमने क्या मान लिया है, भुजा की लंबाई हमने a मान लिया है। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। AQ वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं इकाई सेल के द्रव्यमान के ऊपर। तो चूंकि इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर, अब इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो इकाई सेल में जितना परमाणु है यानी परमाणु की संख्या, वही परमाणु की संख्या क्या है, Z है, गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। हाँ, गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान देखिए, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु भार में हम भाग दे देंगे एवोगाड्रो संख्या से, क्योंकि किसी भी पदार्थ के एक मोल के अंदर कुल परमाणु की संख्या जो होता है
वह एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर गुना कर लेंगे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान A बटा क्या, एवोगाड्रो संख्या। अब एवोगाड्रो संख्या का सिंबल N0 होता है, Na होता है, केवल N भी लिख सकते हैं। उपयुक्त तो दोनों मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम कहाँ से चल लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से चल लेंगे। समीकरण फर्स्ट से हम चलेंगे तो देखिए, चूंकि और ये वैल्यू है किसका, तो ये वैल्यू इकाई सेल का द्रव्यमान, और इकाई सेल का द्रव्यमान हम m माने हैं, तो यहाँ भी हम m लिख सकते हैं। चूंकि B = m/v, इसलिए B = अब जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू पड़ेगा वो वैल्यू हम डालते जाएंगे। तो B = भाई m का वैल्यू है Z गुना A बटा N0, तो Z गुना A बटा N0 का होल बटा आयतन का वैल्यू क्या है, AQ, तो हम यहाँ रख देंगे AQ। ऑलमोस्ट इसी को हम कर सकते हैं B = Z गुना A बटा AQ गुना N। इसी फार्मूला के जरिए आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बार डेंसिटी को D ना मान के आपको बहुत जगह रो माना हुआ मिलेगा, इन बातों का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों सिग्मा माना हुआ मिलेगा, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो डेंसिटी नॉर्मल तौर पर हमें D से ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, D को हम डेंसिटी बोलते हैं। अब रही बात कि कौन कौन से आंकड़े किस किस में हमें रखना चाहिए। डेंसिटी जनरली इकाई सेल का हम ग्राम पर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, और साइड का जो लेंथ होगा बहुत छोटे छोटे लेंथ के अंतर्गत ये चीज़ें पॉसिबल होकर आएंगे। तो क्यों ना इस फार्मूला को एक बार हम एलिब्रेट कर लें और इनमें सभी चीज़ का मतलब समझ लें, ताकि इस पर नॉमेरिकल्स क्वेश्चन बनाने में हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो। तो चलिए इसे हम लोग एक बार अच्छा से क्लीन करके समझ लेते हैं। तो डेंसिटी का जो फार्मूला आपके पास आया वो आया D = Z गुना A बटा AQ गुना NA। जैसे जहाँ क्या क्या है, तो जहाँ D का मतलब घनत्व होना चाहिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब जरूरी थोड़ी है कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा, कोई इस घनत्व को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में भी लिख सकता है, ठीक है। Z का मतलब परमाणुओं की संख्या, इकाई सेल में परमाणुओं, इकाई सेल के अंदर परमाणुओं की संख्या। तो इकाई सेल के अंदर परमाणुओं की संख्या ये तो डिपेंड करता है इकाई सेल के टाइप के ऊपर। जैसे SCC है तो Z का वैल्यू 1 रख देंगे, BCC है तो Z का वैल्यू हम 2 रख देंगे, और अगर FCC है ना तब Z का वैल्यू आपने कितना रखना चाहिए, 4 रखना चाहिए। ये सब बेसिक जानकारी में आपने देख रखा है, पीछे के लेक्चर में आपको पता चल चुका है। भाई A का मतलब हो गया परमाणु भार ना, जो भी क्रिस्टल होंगे उस क्रिस्टल का परमाणु भार, और वो किस में होना चाहिए, ग्राम प्रति मोल में होना चाहिए। स्मॉल a का मतलब है भुजा की लंबाई, और भुजा की लंबाई जनरली आप किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे। हो सकता है आपको जब मीटर क्यूब में कैलकुलेट करने के लिए कहें तो मीटर क्यूब में रखेंगे, लेकिन 99% टाइम वो डाटा किस में आने वाला है, सेंटीमीटर में आने वाला है। तो इन बातों का पूरा आपको ख्याल रखना है। अंततः आपके पास वैल्यू है Na का मतलब होता है सर एवोगाड्रो नंबर में। Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है एवोगाड्रो संख्या, और एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू है वह क्या है, 6.022 गुना 10⁻23 प्रति मोल ना। ये एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब गुना भाग को करने के लिए 6.023 गुना 10⁻23 मोल प्रति मोल लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। इन्हीं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टू यदि हम टर्म को डिस्कस करेंगे तो यही इवेंट आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिल सकता है 6 गुना 10⁻23। तो कैलकुलेशन हमें आसान बनाना है ना, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 6 गुना 10⁻23 का वैल्यू लिखेंगे और ऐसे करके वर्क करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे आवश्यक टर्म्स में है वो है भुजा की लंबाई
और भुजा की लंबाई हमें सेंटीमीटर या मीटर में रखना है। तो इसके लिए तो हमें प्रीफिक्स जानने पड़ेंगे। जनरली कुछ प्रीफिक्स को ध्यान से देख लीजिए। एक एंगस्ट्रम, उससे पहले एक पिकोमीटर। एक पिकोमीटर का वैल्यू होता है 10 पर पावर माइनस 12 मीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर का वैल्यू होता है 10 पर पावर माइनस 9 मीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। एक माइक्रोमीटर का वैल्यू होता है 10 पर पावर माइनस 6 मीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। एक मिलीमीटर का वैल्यू होता है 10 पर पावर माइनस 4 मीटर इज इक्वल टू 10 पर पावर माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 10 पर पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। तो आप इजीली इस तरीका से वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए और ये चीज़ें पता रहेगा तो प्रॉपर आप इस पर आसानी से काम कर सकते हैं। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो डेंसिटी के इस फार्मूला के ऊपर आपको क्वेश्चन करने के लिए आना चाहिए। इसके बाद जस्ट हमें एक और टॉपिक देखना है, छोटा सा टॉपिक है, आसानी से इसे जल्दी से हम खत्म भी कर लेते हैं। कैसे खत्म कर लेंगे, देखिए, एकक कोष्ठिका की संख्या या इकाई सेल की संख्या। भाई ये कहेगा कि हमने इतना ग्राम दे दिया, उतना ग्राम दे दिया। जैसे मान लीजिए कि कोई इकाई सेल है और इकाई सेल का जो शेप है उस शेप से हमें 50 ग्राम वस्तु दे दिया गया और उस 50 ग्राम वस्तु में कहेगा कितना एकक कोष्ठिका है। तो एकक कोष्ठिका या इकाई सेल की संख्या के लिए बिल्कुल सामान्य सा सूत्र लगा देना है। सर क्या लगाना है, तो जरा ध्यान से समझिए, मोल गुना एवोगाड्रो संख्या बटा। अब देखो एक इकाई सेल को बनने में कितने परमाणु लगते हैं, वो तो डिपेंड करेगा इकाई सेल कैसा है। जैसे कि हमारे पास एससीसी इकाई सेल है, इसको बनने में 1 परमाणु लगते हैं। बीसीसी इकाई सेल है, इसको बनने में 2 परमाणु लगते हैं। एफसीसी इकाई सेल है, इसको बनने में 4 परमाणु लगते हैं। तो जिस इकाई सेल को बनने में जितना परमाणु लगेगा उसके अकॉर्डिंग टू हमारे इकाई सेल की संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, Z से भाग दे देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, तो मोल गुना एवोगाड्रो संख्या ये होता है परमाणु की संख्या। अब मान लीजिए हमारे पास परमाणु की संख्या 50 आ गया और हमको बनाना है बीसीसी इकाई सेल। क्या आया, हमारे पास परमाणु की संख्या 50 है और हमको बनाना है बीसीसी इकाई सेल। एक बीसीसी इकाई सेल में कितने परमाणु खर्चे होते हैं, तो 2 परमाणु खर्चे होते हैं। तो भाई कितने इकाई सेल बनेंगे, 25 इकाई सेल बनेगा। अब मान लीजिए हमारे पास परमाणु की संख्या है 200 और उससे हमको बनाना है एफसीसी इकाई सेल। एक एफसीसी इकाई सेल बनाने में कितने परमाणु खर्चे होते हैं, 4 खर्चे होते हैं। तो 200 परमाणु से कितने इकाई सेल बन सकते हैं, 50 इकाई सेल बन सकते हैं, 50 एकक कोष्ठिका बन सकता है। तो ये बातें अब आपको समझ में आ गई होगी, इसके अकॉर्डिंग टू हम वर्क कर सकते हैं। जनरली ध्यान रहे मोल कैसे निकालते हैं, मोल के लिए जनरल सिंबल आप बनाते हैं, स्मॉल है, मोल बराबर आप लिखते हैं भार, भार यानी x बटा क्या, अनुभार, अनुभार यानी WT। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब बारी है एनसीईआरटी क्वेश्चन करने का। एनसीईआरटी क्वेश्चन इस पर किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम डिस्कस करें उससे पहले ये चीज़ें आपको अच्छा से आना चाहिए और आपने अच्छा से पढ़ा है तो आपको अच्छा से आ भी रहा होगा चीज़ें। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ चीज़ें दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग टू कहता क्या है कि यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व, हमको घनत्व दे दिया एवं फलक कोष्ठिका की बीमाएं ज्ञात है, बीमा ज्ञात है, मतलब ABC हमको भुजा की लंबाई भी पता है, तो क्या आप उसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना ज्ञात कर सकते हैं, परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, उसका परमाणु भार A निकाल सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। भाई बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, घनत्व है, घनत्व के साथ साथ क्या है, बीमा है, बीमा है तो हमको निकालना क्या है,
परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं तो भाई समझ लीजिए क्यों निकाला जा सकता है, इन बातों को ध्यान से समझिए। घनत्व का क्या सूत्र है? घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन। अब बीमा ज्ञात है तो आयतन तो निकल ही जाएगा। अब जैसे ही आयतन निकल गया और घनत्व पता है तो द्रव्यमान निकालने में क्या दिक्कत है? कोई हर्ज है क्या? बिल्कुल नहीं है। सो हम आंसर में क्या लिखेंगे? हाँ ज्ञात किया जा सकता है। हम यहाँ आंसर में लिख देंगे हाँ। क्यों? तो यहाँ समझिए, क्योंकि घनत्व एवं आयतन के सहायता से द्रव्यमान निम्नवत ज्ञात किया जाता है। चूंकि घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन, और आसानी से डेंसिटी कैलकुलेट हो गया। ये तो एक जनरल टर्म है, और इसी को और ज़्यादा आप एलिब्रेट करना चाहो तो आप ऐसे भी एलिब्रेट कर सकते हैं कि भाई चूंकि B इज इक्वल टू जेड गुना ए बटा ए क्यू गुना एल ए। लेकिन ये टर्म आपको तब लगाना है जब इकाई सेल के बारे में बोला जाएगा तो ही लगाना, अन्यथा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जनरल ऐसे लिखिए, बिल्कुल राइट है। तो ठीक है, चलिए इससे आगे के क्वेश्चन पर देखते हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है भाई? तो चलो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन ये है। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन खुद करना है, हम चीज़ें बतला देते हैं, आप कैलकुलेशन करके कमेंट सेक्शन में उसके आंसर को लिख लीजिए, केवल हम चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं आपको। जैसे सबसे पहला है चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में है। चांदी एफसीसी जालक में है, ठीक है। यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई, कोर मतलब क्या? भुजा, भुजा की लंबाई 4.07 गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व डेंसिटी देल है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो चांदी का परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात करें। ए निकालिए। देखिए एफसीसी है तो एफसीसी के लिए जेड बराबर कितना होगा? 4 होगा। अब आप कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ना 4.07 है तो इसको आप गुना भाग को आसान बनाने के लिए लिख लीजिए 4 गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आंसर में फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, उससे कोई इधर उधर नहीं होना, आप आसानी से कर सकते हैं। तो फार्मूला है D बराबर जेड गुना ए बटा ए क्यू गुना एन ए। अब हमको क्या चाहिए? ए चाहिए सर। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं D गुना ए क्यू गुना एन ए बटा जेड। अब सभी वैल्यू को आप रख दो इसमें, सर कैसे रख देंगे? तो ए बराबर डी का वैल्यू 10.5, ए क्यू का वैल्यू 4 गुना 10⁻⁻8 का होल क्यूब गुना एन ए एवोगाड्रो संख्या 6 गुना 10⁻23 बटा जेड। जेड का वैल्यू कितना? जेड का वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर इसके आसपास आना चाहिए। अगर लगभग में उतना पहुंच गया तो समझिए सही है, नहीं तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। आप फिर से कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। एनसीईआरटी में इस टॉपिक के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को देखिए। एनसीईआरटी में तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है ये कि सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है और सीसीपी किसके तरह बिहेवियर करता है? तो एफसीसी के जैसा। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोण की लंबाई इतना है। तो एफसीसी है तो जेड का वैल्यू 4 हो जाएगा। कोण मतलब भुजा, भुजा की लंबाई है 408.6 पिकोमीटर। तो इसको सबसे पहले तो सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 408.6 गुना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 4.086 गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो फाइनली हम लिख लेंगे भाई 4 गुना 10⁻⁻8
8 सेंटीमीटर, ताकि गुना भाग करने में हमको सुविधा हो। ये अप्रोक्स वैल्यू हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट सार्थक अंक के आधार पर। अब कहता क्या है, सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। तो निकालना क्या है, डेंसिटी निकालना है। परमाणविक द्रव्यमान दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 107.9 यूनिट। सो हम फाइनली इसी को लिख लेंगे क्या, 108 यूनिट या ग्राम पर मोल। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला है लगा लो भाई, B = Z गुना A बटा AQ गुना NA। अब सारे वैल्यू को इसमें हम पुट कर देते हैं और पता चल जाएगा, आसानी से स्पष्ट हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। स्पष्ट चीज़ें देख लेते हैं। B Z का वैल्यू क्या है, तो Z का वैल्यू 4 है, A का वैल्यू 108 है, स्मॉल a का वैल्यू 4 गुना 10 पर पावर -8 का होल क्यूब गुना एवोगाड्रो संख्या 6 गुना 10 पर पावर 23। अब इसको सॉल्व करो सर, आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। आंसर यहाँ लिखा हुआ है 10.5। हो सकता है आंसर आपका थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करे, क्योंकि नंबर आपने सिग्निफिकेंट में उपयोग किया है। तो इसके आधार पर आप कैलकुलेशन करिए और देखिए कि आपका आंसर सही होता है या नहीं होता। अगर इससे अलग आता है तो कितना आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए। चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन के तरफ। और एनसीईआरटी का जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, तो भाई वो ये रहा एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में भी उन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है और उसी तरह के क्वेश्चन हैं बिल्कुल। जैसे देखिए, एक तत्व को कोष्टिका की संरचना कैसा है, अंतः केंद्रित है, बीसीसी है, ठीक है। कोष्टिका के कोर की लंबाई बीसीसी है, तो जेड का वैल्यू तो पता चल ही गया 2, और कोर की लंबाई, कोर मतलब भुजा 288 pm है। इसको हम लिख सकते हैं 288 गुना 10 पर पावर -10 सेंटीमीटर। घनत्व दिया हुआ है D = 7.2 भाई 7.2 ही है, गुना कुछ नहीं है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। हाँ, इसका भार दे दिया गया है, भार कितना है, भार जिसको हम x मानते हैं वो 208 ग्राम है। और किसकी संख्या निकालने के लिए कहता है, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए कहता है कि बताइए परमाणुओं की कितनी संख्या है। तो जनरली जो फार्मूला हमारे पास है हम उस फार्मूला का उपयोग करते हैं सर। देखो सर, हमारे पास घनत्व का फार्मूला है B = Z गुना A बटा AQ गुना NA। तो इससे हमको क्या निकल के आ जाएगा, इससे हमको निकल के आएगा, देखो एक चीज़ और यहाँ पर आप अच्छा से समझ लीजिए, इससे हमें निकल के आ जाएगा कैपिटल A का वैल्यू, जो कि इस प्रश्न में कहीं पर दिया हुआ नहीं है। तो जो भी कैपिटल A का वैल्यू आएगा 7.2, ये D का वैल्यू है, Z का वैल्यू 2 गुना कैपिटल A बटा AQ का वैल्यू 288 गुना 10 पर पावर -10 का होल क्यूब गुना 6 गुना 10 पर पावर 5। कैपिटल A का मतलब अनुभार, निकल गया, अनुभार आ गया। अब इस अनुभार की सहायता से हम क्या करेंगे, देख लीजिए, मोल निकाल देंगे। मोल बराबर भार बटा अनुभार, और भार हमको दिया हुआ है कितना, 208 ग्राम। अब जैसे मोल निकल जाएगा सर, तो आप सूत्र लगा देंगे कि चूंकि परमाणुओं की संख्या बराबर मोल गुना जेड गुना एवोगाड्रो संख्या, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा वैल्यू। कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसका आंसर दिया हुआ है 24.16 गुना 10 पर पावर 23 परमाणु। तो चलते हैं अब एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वह किस प्रारूप में है, तो अब जरा ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप इजी वे में बना भी सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपर जो है FCC जालक में रवाफिक्ड है, तो Z का वैल्यू 4 हो जाएगा। में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई, भुजा की लंबाई है कितना है, तो इसके भुजा की लंबाई है 3.61 गुना 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर है।
यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व का मान मापे गए घनत्व के मान घनत्व जो है उसके बराबर है। तो इसका डेंसिटी निकाल दीजिए और जो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है सर? 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है या नहीं है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात हो गई। कॉपर है, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना? 63.5 ग्राम प्रति मोल। तो ये इससे आसान तो कुछ रहा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? बी निकालेंगे Z गुना A बटा AQ गुना NA और सभी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब Z का वैल्यू कितना है? 4 है। A का वैल्यू कितना है? 63.5 है। स्मॉल a का वैल्यू कितना है? 3.6 उपयोग कर सकते हैं आप गुना 10 पर पावर माइनस 8 का होल क्यूब गुना होगा जो संख्या 6 गुना 10 पर पावर 23। अब इसको सॉल्व करिए सर। तो जब सॉल्व करिएगा तो लगभग इसके बराबर आ जाएगा। इसके बराबर आ गया तो हमने यहाँ पर आंसर में भी लिख दिया क्या? लगभग समानता है, यानी लगभग समान ही आएगा। इसको आप सॉल्व करके आप इजीली रूप से देख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, आपको हम फॉर्मूला पर पुट कर दिए हैं, तो आपको डाटा तो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आप सीख नहीं सकते हैं। तो चलिए अब एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन हमारे डेंसिटी के ऊपर दिया हुआ है। तो भाई डेंसिटी के ऊपर क्या दिया हुआ है? देखिए एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरण का विवर्तन हो रहा है। विवर्तन के बाद पता चला कि तांबा का क्या है? इतना लंबाई वाला कोष्टिका है। तो कोष्टिका का जो लंबाई है A बराबर 3.608 गुना 10 पर पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है। आप गुना भाग में सुविधा हो इसके लिए 3.6 गुना 10 पर पावर माइनस 8 सेंटीमीटर का उपयोग करिए। हमेशा आप सिग्निफिकेंट का उपयोग करिए, नहीं तो कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब इकाई सेल FCC है तो Z का वैल्यू 4 हो गया, ये भी पता चल रहा है। उसके बाद है एक दूसरे प्रयोग से तांबा का घनत्व कितना ज्ञात हुआ है। तो D का जो वैल्यू है वो 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो कहता तांबा का परमाणविक द्रव्यमान निकाले। भाई निकाल लो ना, A निकालो, परमाणु भार निकालो। तो A के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, D बराबर Z गुना A बटा AQ गुना NA। सो देखो हमको निकालना क्या है सर? A निकालना है ना, तो हम लिख सकते हैं A बराबर DG गुना ई उधर जाकर इधर बटा में, तो उधर जाकर सटा में, तो बटा से सटा कर दीजिए AQ गुना NA बटा क्या? तो भाई इधर जो सटा में था वो इधर आपके बटा में हो जाएगा Z। अब जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। सो हम सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन हम आपके भरोसे छोड़ते हैं। बस आप केवल भगवान भरोसे नहीं छोड़ दीजिएगा कि बालवीर आएगा और करके चला जाएगा। भाई रियल लाइफ में कोई बालवीर नहीं आते हैं। आप अपने ज़िंदगी के बालवीर, अर्जुन, कृष्ण सब खुद हैं। आप मेहनत करेंगे तो ही कुछ होगा, बिना मेहनत कुछ भी होने वाला नहीं है। अब वैल्यू ऑफ Z, तो Z का जो प्रॉपर वैल्यू है अब किधर गया? Z का वैल्यू FCC 4 रख दो और कैलकुलेट कर दो। देख लो आपका आंसर अगर 63.1 के आसपास आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन निश्चित रूप से करिए, बिना कैलकुलेशन आपको कुछ पता चलेगा नहीं कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ। तो कैलकुलेशन आप निश्चित रूप से करिए। एनसीईआरटी का 7वां और अंतिम क्वेश्चन है ना। अब सांस में सांस आया होगा आपको कि भाई ये तो अब रहा, अब खत्म होने वाला। ठीक है, बिल्कुल खत्म होने वाला है। एनसीईआरटी का 7वां और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। ठीक है, घनीय संरचना में होता है तो BCC होता है। ठीक है, BCC होता है तो Z का वैल्यू कितना होगा? Z का वैल्यू 2 होगा। यदि इसका घनत्व डेंसिटी दिया हुआ है 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका परमाणविक द्रव्यमान 93 A बराबर 93 ग्राम प्रति मोल का प्रयोग करते हुए परमाणु त्रिज्या की गणना निकालें। चलो बेटा, बहुत अच्छा चीज़ है। अब पहले हम क्या निकाल लेंगे? A निकाल लेंगे। A के बाद हमारे पास सूत्र है R बराबर A√3/4। R निकाल लेंगे। तो पहले हम A तो निकाल लें, फिर त्रिज्या निकालेंगे। तो हमारे पास B बराबर Z गुना
ए बटा ए क्यू गुना एन ए दिया हुआ फॉर्मूला। अब हमें क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए क्यू बराबर जेड गुना ए बटा बी गुना एन ए, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। इसलिए ए बराबर क्यूब रूट जेड गुना ए बटा डी गुना एन ए, इसलिए ए बराबर क्यूब रूट, अब जो भी वैल्यू है सभी वैल्यू को रखो, रख देते भाई, जेड का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 93, बी का वैल्यू जितने है उतने रख देंगे। कितना है तो 8.55 गुना 6 गुना 10 पर पावर 10। अब जो भी आ जाए ये इतना सेंटीमीटर सॉल्व कर लेना। अब घनमूल निकालिए, घनमूल तो आता है आपको, घनमूल निकाल के आराम से फिर ये फार्मूला लगाइए, r बराबर a रूट 3/4 और कनेक्टिविटी याद कर लीजिए। तो ये एनसीईआरटी का 7 क्वेश्चन था जो अभी तक आप देख पा रहे थे इस प्रारूप के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 5 लेक्चर से आपको एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज करके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को और थ्योरी को बतलाया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपको भी एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन मिले और एनसीईआरटी से संबंधित टॉपिक भी आपका अध्ययन हो जाए, तो आप निश्चित रूप से जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल के साथ और जुड़िए अपने साथियों को भी।